स्थिर नहीं है, वो किसका चक्कर लगा रहा है? वो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है कि जो सूर्य है जब वो आकाश गंगा हमारी मिल्की वे का एक चक्कर लगाता है तो कहते हैं कि एक ब्रह्मांड वर्ष पूरा हो चुका है। तो एक कॉस्मिक ईयर क्या होता है, या वन कॉस्मिक ईयर या एक ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? तो जब सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, जिनमें मिनिमम ईयर होते हैं 22.5 करोड़ वर्ष और मैक्सिमम ईयर होते हैं 25 करोड़ वर्ष। तो आईएएस और पीसीएस दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वन कॉस्मिक ईयर में कितने ईयर होते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? तो आप कहेंगे 25 करोड़ वर्ष होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ने बात करी दाब पर, कि दाब बराबर क्या होता है बच्चों? बल बटा क्षेत्रफल होता है, P बराबर होता है F/A। लेकिन यहाँ पर हम लोग को मात्रक की बात करनी है, तो दाब के मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर, यानी वर्ग मीटर कह सकते हैं। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा दाब का मात्रक। लेकिन इसके अन्य मात्रक में क्या होते हैं? दाब के अन्य मात्रक में होता है पास्कल, बार और टार। तो ये बार क्या है? बार। तो जब हम लोग बात करते हैं एक बार की, तो एक बार का मतलब होता है एक वायुमंडलीय दाब। कहते नहीं है कि हमारे ऊपर 3 वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है, 4 वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है, वायुमंडलीय दाब कम हो गया, वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो गया। तो जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने का जो पैमाना है वो बार से ही बन गया है बैरोमीटर, है ना? तो जब हम कहते हैं एक बार, तो एक बार का मतलब होता है 1 यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक बार में होता है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक बार में बराबर एक वायुमंडलीय दाब और एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और एक बार में ही 10 पास्कल होते हैं। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 पास्कल होते हैं, और एक बार में 760 टार होते हैं। यानी जो बार हो गया वो सबसे बड़ी इकाई हो गई, है कि नहीं? तो यहां पर हमने आपको बताया कि एक बार में 10 पास्कल होते हैं और वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। यानी जब बैरोमीटर में एक वायुमंडलीय दाब कैसे मापा जाएगा? कि जब जो वायु बैरोमीटर का जो पारा है जब वो 760 mm ऊपर चढ़ेगा तब मानते हैं एक बार, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब इकाई। तो एक वायुमंडलीय दाब इकाई में कितने mm होंगे? बैरोमीटर में 760 mm होंगे। 700 बच्चे 60 mm होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? फिर यही बैरोमीटर से क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन पूछता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीमे धीमे नीचे गिर, देखो नीचे गिर रहा है, एक बार धीमे धीमे गिर रहा है और एक बार अचानक से गिर रहा है। तो अचानक से क्या होता है? आंधी तूफान आती है। वर्षा अचानक से नहीं होती कि एकदम से हम लोग ऐसे खड़े हुए थे, वर्षा हुई, झम, हम लोग भीग गए। ये क्या हुआ था? अचानक से वर्षा, हम तो भीग गए। पहले 2 बूंद गिरती है, 4 बूंद गिरती है, 10 बूंद गिरती है, फिर झमझम झमझम बारिश होती है। तो जब यानी कि जब बैरोमीटर का पॉइंट धीमे धीमे नीचे आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो वर्षा होने का संकेत है। और जब बैरोमीटर का पॉइंट एकदम से नीचे गिरेगा तो वो आंधी तूफान का संकेत है। और जब बैरोमीटर का पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो यह मौसम साफ होने का संकेत है। ये मौसम साफ होने का संकेत है। एक बार में 760 टार होते हैं और 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 पास्कल। और यदि 1 पास्कल क्या होगा? यानी यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ से भी 0 हट जाएगा, तो 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल में 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो 10 पास्कल में है ना 5, और अगर इसको 100 कर देंगे तो 10 की पावर 6, 1000 कर देंगे 10 की पावर 7। बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आई? फिर हम लोगों ने बात किस पर करी? फिर हम लोगों ने बात करी पेट्रोलियम पदार्थों पर, कि अगर हम लोग जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की चीजों को हम लोग सबसे छोटी यूनिट लीटर में नापते हैं। लीटर में 1 लीटर बराबर अगर मापा जाए तो 1 लीटर में क्या होगा? तो 1 लीटर में 10 की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। 10 की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं 1 लीटर में, है ना? समझ में आ गया? और पेट्रोलियम के पदार्थों को मापने के लिए गैलन और बैरल का यूज करते हैं। पेट्रोलियम के पदार्थों को नापने के लिए, पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों को नापने के लिए गैलन और बैरल का यूज करते हैं। अब जो बेटा बैरल है
और जो गैलन है वो पूरे विश्व में दो प्रकार से है। आप अमेरिका और रशिया वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पर एक बैरल में 42 यूएसए गैलन होते हैं, और जब आप यूरोप कंट्री में जाएंगे तो वहां पर एक बैरल में 34.9 यूके गैलन होते हैं। गैलन में भी दो पार्ट हैं, यूएसए और यूके, लेकिन कुछ भी हो तेल बराबर रहेगा। एक बैरल में चाहे यूएसए गैलन की बात करो चाहे यूके गैलन की बात करो, एक बैरल में तेल आएगा 159 लीटर। क्या ये बात समझ में आई? तो एक गैलन बराबर 3.785 लीटर और एक बैरल में होता है 159 लीटर। फिर हमने यहां पर कैरेट की बात करी कि जो कैरेट है वो दो चीजों इसमें मापी जाती है। कैरेट से हम लोग सोने की शुद्धता नापते हैं और कैरेट से ही हम लोग हीरे का वजन मापते हैं। अगर सोना 24 कैरेट है, अगर सोना 24 कैरेट है, इसका मतलब क्या है? 24 कैरेट है, इसका मतलब क्या है कि सोना 100% प्योर है। और 100% प्योर सोना आप पहन नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कोई आपसे हाथ मिलाएगा तो फिर अंगूठी अंगूठी टूट जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि सोना गहराई अगर दोगे तो सोना टूट जाता है। और सोने और कैरेट पे ही हम लोग हीरे का वजन भी नापते हैं। ठीक है, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, बताओ जल्दी। तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है कुलीनन का हीरा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा है कुलीनन का हीरा। आप देखेंगे जो हीरा है वो निकलेगा तो इतना बड़ा बड़ा, लेकिन उसको जब तराशा जाता है ना, तो तराशने पर जो सबसे बड़ा हीरा हमारे सामने आएगा। हीरे की कोई वैल्यू नहीं है, हीरे को तराशने की वैल्यू है। सिर्फ हीरे की कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, सिर्फ हीरे को तराशने की वैल्यू है। समझ में आ गया? तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनन हीरा है साथियों। और ये कहां से निकला था? दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से। दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से, और ये दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से निकला हुआ हीरा है। फिर हम लोग बात कर रहे थे मापक यंत्रों की, कि मैंने आपसे कहा कि हम आपको ऐसे याद करवाएंगे बच्चों। तो लोग हाँ ना बोलते रहा करो यार बीच में। अब देखो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 130-35 लोग ही हैं अभी, है ना? तो तुम लोग बिल्कुल सन्नाटे में चले गए हो, सब लोग सन्नाटे में, है ना? हाँ हूँ बोलते रहा करो, ठीक है ना? जब से हमने ये कर दिया है ना कि जब से सबको सबकी चैट नहीं दिखेगी, तब से सब लोग पढ़ने पे ध्यान लगाते हैं। पहले क्या होता था, हमें उनकी भी चैट दिख रही है, इनकी भी चैट दिख रही है, और सोनम तुम क्या हाल है, फिर यूट्यूब बना देते हैं इसको, फिर पढ़ते नहीं है मन लगा के, लड़ भी जाते हैं, कितनी बार गाली गलौज कर लेते हैं। लेकिन जब से हम लोग ने ये सेटिंग की है, तब से सबको अपने अपने कमेंट दिखते हैं और सबको हमारे पास दिखते हैं, तो हमें जिसका रिप्लाई देना होता है हम रिप्लाई दे देते हैं, है ना? सबका डाउट भी दूर हो जाते हैं, तो लोग को पढ़ने में मन भी लगता है। तो सबका यस सर यस सर सर, चलो ठीक है। तो बीच बीच में हुकारी भर दिया करो कि हाँ सर समझ में आया, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर मापक यंत्रों की बात कर रहे थे, तो हमने तरीका क्या बताया कि जब भी कहीं पर आपको हाइड्रो नाम का शब्द मिल जाए, तो वहां पर पानी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा कि जल का घनत्व, जल में उगने वाले पौधे, जल से लगने का डर, है ना, जल से बनाए गए चित्र, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन। तो जल अगर आपको मिल जाएगा तो हाइड्रो, तो जैसे जल का घनत्व किससे नापेंगे? हाइड्रोमीटर। जल में उगने वाले पौधे, हाइड्रोफाइटा। जल से होने वाली बीमारी या जल से लोग डरते हैं तो क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया। उसी प्रकार से कहीं पर आपको नमी मिल जाए तो आपको ऑप्शन में हाइग्रो ढूंढना है, हाइग्रो। उसी प्रकार से कहीं पर आपको चट्टान मिल जाए, चट्टान, तो वहां पर आपको लिथ ढूंढना है, चट्टान। कहीं पर आपको चट्टान मिल जाए तो वहां पर आपको लिथ ढूंढना है। कहीं पर भी आपको क्या मिल जाए बच्चों? लैक्ट मिल जाए, LACT, लैक्ट, लैक्ट, तो वहां पर आपको दूध ढूंढना है, दूध। आपको मैं दूध से बहुत सारे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा आपको, जैसे सुनिएगा, हालांकि बायोलॉजी वाला पार्ट है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे।
जैसे मैं कह दूं लैक्टोबैसिलस, देखो मैंने यहां लिख दिया लैक्टोबैसिलस, यहां लिख दिया लैक्टोज, क्या लिख दिया लैक्टोज, यहां लिख दिया लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। लैक्टोमीटर, समझ में आ गया। तो दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। दूध की शर्करा कौन सी है, लैक्टोज। दूध से दही बनने वाला अम्ल कौन सा है, दूध से जब दही बनता है तो उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, लैक्टिक अम्ल। उसी प्रकार से दूध का घनत्व किससे नापते हैं, तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, है ना। तो आप यहां पर देख पाएंगे, आप यहां पर ऐसे करके देख पाएंगे। तो एक तीर से क्या बच्चों, कई सारे हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन चल रहे हैं आजकल, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक तरीके से कई शिकार हो जाते हैं आपके, है ना। जैसे और दिखाते हैं, जैसे पायरो, पायरो, तो ये जो पायरो है ये है ताप, अत्यधिक ताप। पायरो क्या है, अत्यधिक ताप। अब देखिएगा, जैसे कह दिया जाए कि बताइए सूर्य का ताप किससे नापते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य का टेम्परेचर किससे मापा जाता है, तो आप कह देंगे सूर्य का टेम्परेचर पायरो से मापा जाता है ना। तो पायरोमीटर हो जाएगा, सूर्य का टेम्परेचर पायरोमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको बताया बार, बार का मतलब क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब। बार का मतलब क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। उसी प्रकार से ऐसे पूछा जाता है एनिमो, ANIMO, एनिमो का मतलब होता है बच्चों हवा, समझ में आ गया। एनिमो मतलब क्या होता है, एनिमो का मतलब होता है हवा। उसी प्रकार से कहीं पर आपको मिल जाता है साइटो, साइटो, तो ये हो जाता है कोशिका। जहां पर भी कहीं पर साइटो नाम का शब्द मिलता है वहां पर आपका हमेशा किससे रहता है, कोशिका से संबंधित रहता है, यानी सेल से संबंधित रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत सारे यंत्रों को पढ़ने जा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे यंत्रों को पढ़ने जा रहे हैं जो पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, समझ में आ गया। चलिए बताइए, पहला, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने वाला यंत्र कौन सा है, जल्दी से। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने वाला यंत्र कौन सा है। अब आप हमको यंत्र बताएंगे, जितने भी यंत्र आपको आते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र जितने भी। हाँ बेटा, एनिमो, हयो, बिल्कुल से हवा। तो एनिमोमीटर से क्या है, हवा की गति नापते हैं, है ना। एनिमोमीटर से क्या करते हैं, हवा की गति मापते हैं, बिल्कुल। चलिए, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई किससे नापी जाती है, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई किससे मापी जाती है, कोशिका का अध्ययन सदिश साइटोलॉजी हो जाएगा फिर तो। हाँ बिल्कुल, तुम तो सीख गए, तुम सब सीख गए। अच्छा, एयर का मतलब तो हवा होता ही है, ये तो आपको पता ही है ना। चलो, तो गैसों का भार, गैसों का भार प्लस घनत्व, गैसों का भार और घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। हवा की गति आपको पता ही चल गया, एनिमोमीटर, तो उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। हवा की गति तो आपको पता चल गया, एनिमोमीटर। एनिमो, एनिमो मतलब होता है हवा, एनिमो मतलब होता है हवा। तो हवा की गति एनिमोमीटर से नापेंगे, सूर्य का तापमान पायरोमीटर से नापेंगे, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापेंगे, कोशिका का अध्ययन साइटोमीटर, साइटोलॉजी हो जाएगा। उसी प्रकार से हाइग्रोमीटर, है ना, लिथोस्फीयर, लिथोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो जो जो बता चुके हैं वो नहीं यूज करेंगे हम लोग, जो जो हम बता चुके हैं भैया वो हम लोग क्यों यूज करेंगे, है कि नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए क्या यूज करते हैं, विद्युत धारा की इंटेंसिटी। देखा होगा आपने, हर बिजली वाले के पास रहता है कि कितना आ रही है बिजली, कितना करंट आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अगला, आप किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाइएगा, है ना, कान वाले डॉक्टर के पास, तो वो आपके कान में ऐसे पकड़ता है और ऐसे देखता है, अरे हाँ कि ना, नहीं तो आपके कान में एक हल्की सी मशीन डाल दी जाती है, आपके कान में हल्की सी एक छोटी सी मशीन डाल दी जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, यानी कान के आंतरिक भागों की जांच करने वाला यंत्र कौन सा है? कान के आंतरिक भाग की जांच, कम से कम कुछ नहीं तो मापक यंत्र आपको 25 याद करने पड़ेंगे। आंसर तो आ रहा है लोगों का, किसी का सही किसी का गलत। चलो अपना अपना मैच करो, अपना अपना मैच करो, मैं बताता हूं। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए देखिए कैसे याद करते हैं। इंग्लिश में आपने एक शब्द सुना होगा एक्यूमुलेटर। क्या सुना होगा? एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, और एक्यूमुलेटर हो जाएगा तो विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करना, है ना। तो यहां लिख देंगे एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो दूसरे का हो जाएगा अल्टीमीटर। हाँ बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। गैसों का, गैस मतलब हवा, एयरोमीटर। एयर, एयरोमीटर, है ना, एयर मतलब हवा, एयरोमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता, है ना, तो आप कह देंगे अमीटर। अमीटर। और कान की जांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कह देंगे ऑरिस्कोप। क्या भैया? ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप। तो ये ऑरिस्कोप वाला आज आप लोगों ने पहली बार सुना है क्या? ऑरिस्कोप वाला आज आप लोगों ने पहली बार सुना है? जल्दी से। यस सर, ऑरिस्कोप, ऑरिस्कोप। सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया, ऑरिस्कोप, बहुत बढ़िया। तो फिर कुछ अन्य हम देखते हैं अब आप लोग को पता होगा कि नहीं, ये बताइए जल्दी से। ईसीजी का संबंध किससे है? ईसीजी का संबंध किससे है और ईईजी का संबंध किससे है? जल्दी से, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ईसीजी का संबंध किससे है और ईईजी का संबंध किससे है? बिल्कुल नैन्सी, तुमने 500 सही बता दिए हैं हमारे पढ़ाने के बाद। देखो, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आपको पता है जहां पर भी कहीं कार्डियो नाम का शब्द मिल जाए, बच्चों जहां पर भी कहीं कार्डियो नाम का शब्द मिल जाए, यहां पे लिख देता हूं मैं, जहां पर भी कहीं कार्डियो नाम का शब्द मिल जाए, कार्डियो, CARDIO, कार्डियो, तो वहां पर हमेशा किसकी बात होती है? तो वहां पर हमेशा हृदय की बात होती है। जहां पर भी कहीं नेफ्रो की बात हो जाए, किसकी? नेफ्रो, किसकी बात हो जाए? नेफ्रो, तो वहां पर हमेशा वृक्क की बात होगी, यानी किडनी की बात होगी। वृक्क की यानी कि किडनी या गुर्दे की बात होगी। जहां पर भी कहीं न्यूरो की बात हो जाए, न्यूरो, तो वहां समझ जाइएगा हमेशा वहां पर मस्तिष्क की बात होगी, ब्रेन की बात होगी, ब्रेन की बात होगी, मस्तिष्क की। क्लियर है? तो वैसे ही यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आराम समझिए। हाँ, कि यहां पर मैंने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ। सुनिएगा, हृदय की धड़कन, समझिएगा, हृदय की धड़कन सही से काम कर रही है या नहीं, हृदय की धड़कन सही से काम कर रही है या नहीं, इस बात का जो चित्र बनता है, आपने देखा होगा मॉनिटर पर होता है ईसीजी, समझ आ गया, और ईईजी भी। तो हृदय की धड़कन का सही सही काम करना है कि नहीं, हृदय की धड़कन
सही कार्य कर रही है या नहीं, इस बात की जांच ईसीजी से की जाती है। उसी प्रकार से मस्तिष्क सही से कार्य कर रहा है या नहीं, मस्तिष्क सही से कार्य कर रहा है या नहीं, इस बात की जानकारी हम ईईजी से लेते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ से लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ईसीजी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे हृदय से, और ईईजी का संबंध किससे है, तो आप कह देंगे मस्तिष्क से। अच्छा ये बताइए, हृदय की धड़कन को कंट्रोल, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है, जल्दी से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला, जैसे कि हार्ट नहीं समझ पा रहा है कि कितनी धड़कन होनी चाहिए, कितनी बार हमको पंप करना है, हमको कितनी बार पंप करना है, सोना आएगी बेटा आएगी, है ना, हमको कितनी बार पंप करना है वो समझ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग हृदय में लगा देते हैं एक मशीन, है ना, और उसको सेट कर देते हैं 72 धड़कन प्रति मिनट के हिसाब से, वो उसी के हिसाब से होती है। लेकिन अब क्या है, लोग क्या कर देते हैं, उसकी अब वो मशीन है तो वो हैक भी की जा सकती है, तो लोग आजकल पिक्चर में देखा होगा आपने, उसकी गति बढ़ा के या कम करके लोगों को हार्ट अटैक दिला दे रहे हैं, है ना। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम रूप से जो मशीन यूज की जाती है वो है पेस मेकर। वो क्या है बच्चों, पेस मेकर। क्या है साथियों, पेस मेकर। अगला बताओ, अगला बताओ, रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, जल्दी से, जल्दी से। रक्त दाब मापने वाला यंत्र तो आप तो जानते हैं सर, वो लगाता है ऐसा पट्टा, ऐसे ऐसे करते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखोगे, याद रखोगे। तो रक्त दाब मापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं साथियों, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई, चलिए ये बताइए, सूर्य से हमको ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त होता है, प्रश्न है यहाँ पे, यहाँ मैं प्रश्न लिखूंगा और इसके बाद आप हमें उत्तर देंगे। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को किस माध्यम से प्राप्त होती है, किस माध्यम से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए ठोस के रूप में, यानी कि ऊष्मा का संचालन, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऐसे कहते हैं ना, एक टॉपिक होता है, ठोस, द्रव, गैस, नन ऑफ दीज। बताइए, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, या गैस के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ये बताएंगे तभी हम लोग अगला यंत्र पढ़ेंगे। हाँ, इलेक्ट्रो आइक्यूलोग्राफ का संबंध आइस से है, बिल्कुल सही है परवेश, गुड। नैन्सी ने देखो सही आंसर दिया है। अब नैन्सी ने क्या आंसर दिया है मैं नहीं बताऊंगा। परवेश ने भी सही आंसर दिया है। रवि ने बी आंसर दिया है, द्रव, ओके। और भी सब लोग का धीमे धीमे आंसर आ रहा है, ए बी सी डी, बहुत सबका अलग अलग आ रहा है। तो चलिए, इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दिस इसका आंसर है, क्योंकि जो सूर्य है ये विकिरण के माध्यम से, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को रेडिएशन के माध्यम से प्राप्त होती है, ना कि ठोस, द्रव, गैस के रूप में। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं ना, जिनको लोग फोटोन कहते हैं, वो फूटते फूटते आते हैं तो रेडिएशन, किरण के रूप में आते हैं। तो नन ऑफ दीज इसका सही उत्तर है। तो वही क्वेश्चन है
कि ऊष्मा विकिरण को मापने वाला यंत्र, ऊष्मा विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जी बोलोमीटर। देखिएगा क्या है साथियों, बोलोमीटर। बोलो बोलो तो कोई सोच ही नहीं पाएगा कि बोलोमीटर भी कोई यंत्र होता है, लेकिन आप तो जान गए कि नहीं जान गए? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। गुड गुड गुड। देखिएगा कोई बच्चा जो यूपीपीएससी का पेपर देने गया हो, उसको पिछले साल एक क्वेश्चन मिला था, क्या कि कार्बोरेटर का यूज किसमें किया जाता है? ये क्वेश्चन मिला था, कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन में था पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, पेट्रोल और डीजल दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो लोगों ने लगा दिया पेट्रोल और डीजल दोनों में, फिर किसी ने लगा दिया डीजल में, फिर किसी ने लगा दिया पेट्रोल में। तो याद रखिएगा पेट्रोल इंजन में, सिर्फ पेट्रोल इंजन में। तो पेट्रोल इंजन में है ना, जो फ्यूल होता है उसको दहन करने के लिए, है ना, तो याद रखिएगा पेट्रोल इंजन में है ना, जो ईंधन होता है, ईंधन दहन के लिए कौन सा यंत्र लगाते हैं? तो आपका आंसर आएगा कार्बोरेटर। बताओ, पहले तो सब लोग ये जानते थे कार्बोरेटर, ठीक है, फिर लोग सोचते नहीं है यार क्या करें, छोड़ो हटाओ, कार्बोरेटर वगैरह थोड़ा से कोई क्वेश्चन पूछ देगा। जब पूछा गया तो लोग कर नहीं पाए। पेपर जब बहुत ही आसान बन जाता है तो भी लोग नहीं कर पाते हैं, और वो टीचर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तुमने पढ़ा ही नहीं था कार्बोरेटर। बताओ, अरे यार तुम तो जानते हो ना भाई कि पेट्रोल गाड़ियों में सिर्फ कार्बोरेटर लगा रहता है, डीजल गाड़ियों में नहीं है। और फिर उसके पहले और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, क्या कि पेट्रोल की दहन क्षमता किसमें नापते हैं? पेट्रोल की जो दहन क्षमता होती है उसको किसमें नापा जाता है? पेट्रोल की दहन क्षमता का मापन किसमें किया जाता है? फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था डीजल इंजन में, देखा जाए तो डीजल की जो दहन क्षमता होती है, डीजल कई प्रकार का होता है ना, तो डीजल की दहन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? बताओ। तो पेट्रोल की जो दहन क्षमता होती है उसको नापते हैं ऑक्टेन नंबर में। किसमें नापते हैं साथियों? ऑक्टेन नंबर में। जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा, पेट्रोल की दहन क्षमता उतनी ही ज्यादा। और डीजल की दहन क्षमता नापते हैं सीटेन नंबर में। जितनी सीटेन नंबर ज्यादा उतनी दहन क्षमता ज्यादा। ठीक है, तो कभी कभी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है, फिर भी कहने वाले तो लोग कहेंगे ना, हाँ बेटा, कहने वाले तो लोग कहेंगे, फिर उनका मुंह हम नहीं बंद करा सकते। ठीक है, चलिए देखो, ऊष्मा का मात्रक आप जानते हैं कैलोरी है, तो कैलोरी मीटर का कह दिया जाए तो आप कहेंगे ऊष्मा की इकाई नापने वाला यंत्र है, तो उसको लिख देंगे नहीं हम लोग, तो जो नहीं है वो छोड़ देते हैं। हाँ, क्रोनो का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी, कहते नहीं है यार क्रोनोलॉजी इसकी समझ में नहीं आ रही है, तो जैसे क्रोनो का मतलब होता है समय। क्रोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रोनो का मतलब होता है समय। और इसी भी होता है क्रोमो, और जो क्रोमो होता है उसको होता है कलर, रंग। जो क्रोमो होता है वो होता है कलर, और जो क्रोनो होता है वो होता है समय। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी से यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं कह दूं क्रोनोमीटर, इसका मतलब क्या है? समय ज्ञात करने वाला, पानी के अंदर समय ज्ञात करने वाला यंत्र है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा परेशान किया लोगों को। देखिएगा, एक होता है साइटो, एक होता है साइक्लोट्रॉन। बताइए ये क्या है? पहले ये बताइए साइक्लोट्रॉन क्या है, जल्दी से। साइक्लोट्रॉन क्या है?
इसी के जैसा एक और है जिसे कहते हैं साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन, दोनों में अंतर है। एक है साइक्लोट्रॉन और एक है साइटोट्रॉन। आपने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री कहीं पर पढ़ी होगी तभी बता पाएंगे। आपने सुना होगा ना कि बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पे न्यूट्रॉन की गति को धीमे किया जाता है, नाभिकों को तोड़ा जाता है, बहुत एनर्जी प्राप्त होती है, परमाणु बम बनाए जाते हैं। कभी ये सब सुना है? अरे हाँ कि ना, कभी सुना है? सुना है? तो बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो आवेशित कण होते हैं, है ना, इनको एक्सेलरेट करने वाला यंत्र, इनको गति देने वाला यंत्र, इनको तोड़ने के लिए, यूज करने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है वही क्या है, साइक्लोट्रॉन है। और जो साइटोट्रॉन है ये कृत्रिम रूप से कैसा भी मौसम आप बना सकते हो, तो है साइटोट्रॉन। कैसा भी मौसम, बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, है ना, तो इसके लिए यूज किया जाता है साइटोट्रॉन। दोनों में अंतर समझ में आया? तो साइक्लोट्रॉन क्या है, यह आवेशित कणों, यह आवेशित कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्ला ब्ला ब्ला, कणों को एक्सेलरेट यानी त्वरित करने वाला यंत्र। और ये 13वां ये बता रहा हूं आपको, ये वाला, ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए। कुछ नया सीख रहे हो? आपका है बेटा साइक्लोट्रॉन पार्टिकल नहीं है, साइक्लोट्रॉन यंत्र, मशीन, कृत्रिम रूप से बनाया गया वातावरण, साइक्लोट्रॉन। ठीक है सर, रिकॉर्डेड क्लास दे दिया करे बेटा, रिकॉर्डेड क्लास तो रहती है, जब भी कोई क्लास लाइव हो जाएगी तो वो रिकॉर्डेड में तो आ ही जाएगी। तो मैं नहीं मिल रही क्या? ऐसा हो नहीं सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा एक और बात, यहीं पर एक क्वेश्चन डालते हैं नोट करके, यहीं पर एक क्वेश्चन नोट करके डालते हैं कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बताइए। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, किस केमिकल का सहारा लेते हैं? कृत्रिम वर्षा, अगर कहीं पर हम लोग को आर्टिफिशियल रेन करानी पड़ जाए तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, जल्दी से। आर्टिफिशियल रेन, तो आप क्या कहते हैं, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। क्या याद रखेंगे, क्या ये याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में लगा दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी धुलने के लिए करते हैं, फोटोग्राफ बनाने के लिए करते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आपने पेट की आंतरिक भाग की जांच कराई है, पेट की जांच? जैसे मेरे गले में पॉलिप आ गए थे, जैसे मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था, खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था, ठीक है ना, तो मेरे गले में जो स्वर यंत्र है ऐसे पॉलिप आ गए थे, छाले निकल आए थे, मांस बढ़ गया था, फिर मैं ठंडी में आवाज नहीं निकलती थी, जब तक हम गर्म पानी ना पिए तब तक हमारी आवाज नहीं निकलती थी। तो फिर हम गए तो उसने हमारा मतलब एक पाइप थी ऐसे करके, कैमरा आगे लगा हुआ था और उसने हमारे गले के अंदर यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा और नीचे उतार देता तो पेट तक पहुंच जाता। बात समझ रही है? तो मुंह, नाक, है ना, मतलब इन सभी के अंदर की अगर हमें जांच करनी है तो हम लोग उसी का प्रयोग आजकल कर रहे हैं। उसमें एक वीडियो कैमरा लगा होता है, कोई बताएगा? तो उसे कहते हैं मानव शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने वाला यंत्र, मानव शरीर के आंतरिक भागों की जांच
आंतरिक भागों की जांच करने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं? इंडोस्कोपी। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इंडोस्कोपी कहते हैं। और बताओ यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ये यूपीएससी समझ रहे हो ना? हाँ, यूपीएससी का मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ये प्रकाश के सिद्धांत पे काम करती है, वो भी कौन से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो याद रखिएगा यह टीआईआर पर काम करती है। हालांकि जब मैं आपको प्रकाश पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, प्रकाश, तो उसमें बताऊंगा इंडोस्कोपी के बारे में कि कैसे वर्क करता है। यस सर, सब समझ में आने लगा है धीमे धीमे। आगे, चुंबकीय प्रवाह मापने वाला यंत्र कौन सा है? चुंबकीय प्रवाह मापी यंत्र, यानी चुंबक का जो प्रवाह है, चुंबक की जो शक्ति है वो किधर की ओर बह रही है, उसको किसे मापते हैं? तो आप कहेंगे फ्लक्स मीटर। फ्लक्स, फ्लक्स मीटर। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि फ्लक्स मीटर है क्या। यस सर, यस सर। एक बच्चा पूछा सर माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। वो जब ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। एक बच्चे ने लिखा है सर पेरिस्कोप क्या है? हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आप ये समझ लीजिए, पानी के अंदर से, पानी के अंदर जो पनडुब्बियां होती हैं, उन पनडुब्बियों से बाहर देखने के लिए, है ना, पेरिस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है ना। पनडुब्बियों से पानी के बाहर बाहर देखने के लिए, पनडुब्बियों से पानी के बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जो क्वेश्चन पूछते हो वो कहीं हमको चेक करने के लिए तो नहीं पूछते हो? टांसिल पक गए हैं या इसको दिखाओ, है ना, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। सर ये सब याद कर लिए मैंने अभी अभी, तो होशियार हो, तुम हीरा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पेरिस्कोप हो गया, फ्लक्स मीटर हो गया, इंडोस्कोपी हो गया। अच्छा हाँ, अगला जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर, अरे आपके घर में फ्रिज है कि नहीं है? जल्दी तो, सबके घर में फ्रिज होगी, है कि नहीं है? तो जो फ्रिज है, तो फ्रिज में आप देखेंगे कि टेम्परेचर को कम ज्यादा करने वाला यंत्र लगा रहता है। अरे हाँ कि ना? तो रेफ्रिजरेटरों में तापमान को कम और ज्यादा करने वाला एक यंत्र लगा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। रेन गेज। रेन गेज होता किसी एक निश्चित समय में कितनी बारिश हुई है, किसी एक निर्धारित समय में कितनी बारिश हुई है, इसका पता लगाते हैं रेन गेज से। तो हाँ, ओके सर, ओके सर, सबका आंसर आ रहा है? ओके ओके, किसी ने बताया नहीं? अब आंसर आना शुरू हुआ है। 1 2 3 4 लोगों का आंसर आ गया, 4 लोगों का आंसर आ गया। और बताएंगे? तो मैं लिख देता हूँ, रेफ्री, फ्रिज लिख दो, फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज लिख देता हूँ, फ्रिज। फ्रिजों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यंत्र लगाते हैं? बस तुम्हारा ही इंतजार था हमको प्रदीप, कि कोई तो बोलेगा रेगुलेटर। मैं जान रहा था कि
कोई तो बोलेगा रेगुलेटर। बेटा रेगुलेटर का मतलब होता है रेगुलेट करना, घुमाना, और रेगुलेटर सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर में लगा रहता है। रेगुलेटर बच्चे सिर्फ सिलेंडर में लगा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज घूम जाती है वो सब रेगुलेटर है ना। पंखे को धीमा तेज करना है, रेगुलेटर है। अरे नहीं भैया, वो रेजिस्टेंस है। समझ में आ गया? तो रेजिस्टेंस है, थर्मा जो पंखे को कम और धीमे तेज कर रहा है वो रेजिस्टेंस है, और जो सिलेंडर में लगा है वो रेगुलेटर है, और जो फ्रिज में लगा हुआ है वो बेटा थर्मोस्टेट है। क्या है? थर्मोस्टेट है। इसको भी रेगुलेटर नहीं कहना है। गलत कर दिया ना, हम जान रहे थे। परवेश, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, तुमने तो बहुत ही गंदा, तुमने भी रेगुलेटर लिख दिया था। चलिए 18वां और 19वां एक साथ यूज करते हैं। किसी भी विलियन में, किसी विलियन में, किसी विलियन में नमक की मात्रा अगर ज्ञात करनी, या किसी विलियन में शर्करा की मात्रा ज्ञात करनी, और 20वां किसी द्रव में गुरुत्व ज्ञात करना हो कि उस द्रव का कितना गुरुत्व है। किसी द्रव में विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना हो तो बताओ। ये हमारे 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आंसर बताएगा उसका नाम लेकर मैं याद ही कर लूंगा उसका नाम, तो मैं नाम ही याद कर लूंगा, क्योंकि वो अभी तक का सबसे बेस्ट हीरो होगा इस क्लास का। जल्दी से, किसी विलियन में नमक की मात्रा अगर आपको ज्ञात करनी है, किसी विलियन में शर्करा की मात्रा ज्ञात करनी है, और किसी विलियन में अगर आपको, किसी विलियन या किसी द्रव में अगर आपको गुरुत्व ज्ञात करना है ना, गुरुत्व, ग्रेविटी, तो क्या यंत्र होगा? यहां पर मैं लिखने वाला हूं, देखिएगा देखिएगा। सलाइन का मतलब क्या होता है? सलाइन का मतलब होता है नमकीन। समझ में आ गया? सलाइन का मतलब क्या होता है? नमकीन होता है। ठीक है ना। इसके बाद पैद का मतलब क्या होता है? गहरा। पैद का मतलब क्या होता है? गहरा। बात का मतलब भी क्या होता है? गहरा। बात का मतलब भी क्या होता है? गहरा, है ना। हैलो का मतलब क्या होता है? नमकीन, लवणीय, लवण। तो सलाइन का मतलब होता है, जो सलाइन का मतलब है वही हैलो का मतलब है, जो फैद का मतलब है वही बात का मतलब है। बात मतलब भी गहरा, फैद मतलब भी गहरा, हैलो मतलब भी लवण या नमकीन, है ना, और सलाइन का मतलब भी नमकीन या लवण। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक और बात, ये हैलो मतलब लवण है, और अगर